जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका पता है आप सभी को, एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है इसमें हम हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री का क्लास 12th आपका चल रहा है। हिस्ट्री में क्लास 6 to 11th कंप्लीट हो चुके हैं, पॉलिटी भी आपका 6 to 11th 12th कंप्लीट हो चुका है। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं सत्य कथन कौन सा है। मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सत्य कथन कौन सा है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत है वह किसानों के लिए आमतौर पर रैयत, जिसे हम बहुवचन रियाया या फिर मुजराइन शब्द कहते हैं, तो आप उसे रैयत कहिए, रियाया कहिए या मुजराइन कहिए, आप तीनों का तीनों शब्द यूज कर सकते हैं। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त और पही काश्त। तो दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। पहले किस्म के किसान वे थे जो गांव में रहते थे, उन्हें हम जमीनी कहते थे, और दूसरे जिसे हम पही काश्त कहते हैं वह खेतीहार थे जो दूसरे गांव पे ठेके पर खेती करते थे। पहले वाले खुद काश्त जो थे ये गांव में रहते थे और इनके पास खुद की ज़मीनें थी। पही काश्त वह खेतीदार थे जो दूसरों के गांव में ठेके पर खेती करते थे, मैंने आपको बता दिया है। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगलकालीन ग्राम पंचायत। मुगलकालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। समानता पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। तो आपके दोनों के दोनों कथन सही हैं। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमवाड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर एक पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। विविधता, डिफरेंस, ठीक है। और यही एक अल्पतंत्र था जिससे गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की वहाँ पे नुमाइंदगी होती थी और संभावना थी कि वहाँ छोटे मोटे जो निजी काम है वो पूरे होते थे। तो पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, ये कथन सही है। और सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था जहाँ पर लोग अपने गांव का मतलब पंचायत का खर्च गांव के लोग उस आम खजाने से चलाते थे जिसे हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम में पायक कौन थे। असम में पायक कौन थे। तो असम में अहोम राजाओं के पायक होते थे। वे लोग जो जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले, वे लोग थे जो जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी रखा था। मुगलकालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन आपका सत्य है। कर के लिए निर्धारित रकम को जमा कहा जाता था। अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। खेतीहार नकद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकते थे। तो लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामत में दो चरण थे, पहला कर निर्धारण, दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी, जमा जो होती थी वो आपकी निर्धारित रकम होती थी और इसे अमील गुजार या राजस्व वसूली करने के काम से सूची अकबर को देते थे। तो ये सही है आपका, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि राजस्व निर्धारित करते समय अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते थे। कौन? आपके जो
अमीर गुजार लोग थे वो क्या करते थे, राजस्व निर्धारित करते समय अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखते थे। तो खेतिहर नकद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था, नहीं, ये कथन आपका गलत है। केवल 1 और 2 सत्य हो जाएगा। क्लियर? इसतमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य कथन बताइए कौन सा है। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद, तो इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का बकाया रकमें बढ़ती गई। तो रकम बढ़ती गई, मांगे बहुत ऊंची होती गई, ठीक, और जमींदार की जो शक्ति थी रैयत से उसको इकट्ठा करने तथा जमींदारों का प्रबंध तक सीमित थी। तो इसमें असत्य पूछा था। सत्य कथन आपका ये हो जाएगा, राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाइयां होती थी। ये आपका असत्य है। क्लियर? राजस्व जो था फसल का उपज के अनुसार बदलता था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्व है वह असमान था। फसल अच्छी हो खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था, और सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता है तो जमींदारी को नीलाम किया जाता था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? तो कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करने के लिए उनकी सत्ता को अपने वश में रखने और स्वायत्ता को सीमित करना भी चाहती थी। इसके फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, उनकी कचहरी को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में कर दिया गया, जमींदारों में स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के लिए एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा। जमींदारों के अधिकार को पूरी तरह सीमित कर दिया गया था, तो सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, ठीक, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, ये नहीं, स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था उनसे छीन ली गई। तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा कथन ये नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जोतदार किन्हें कहा जाता था? जोतदार किन्हें कहा जाता था? तो बात करें अगर हम 18वीं शताब्दी के अंत में, जहां एक ओर जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। तो फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दींजापुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का पता चला जिन्हें हम जोतदार कहते थे। तो जोतदार कौन होते थे? ये धनी किसानों का वर्ग होता था। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करें। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल महालों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य कथन का चयन करें। तो 1780 के, अगर 80 की बात करें हम 1780 के दशक की, तो इसके आसपास जो संथाल थे वो बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार कर रहे थे और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महानों में बसने का निमंत्रण दिया था। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसने में असफल हो रहे थे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया, और पहाड़ियों लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ में लेने को तैयार नहीं थे, अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे। जबकि इसके विपरीत जो संथाल आदर्श
बासिदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने जंगल को सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वो भूमि को पूरी ताकत लगाकर जीतते थे। इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को बसने का निमंत्रण दिया था। तो संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था, ये कथन असत्य बोला है। तो यह असत्य है आपका, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संथाल स्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे। पहाड़ी जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहते थे, और संथाल अंग्रेजों में वन संपदा सुरक्षित के लिए खेती कर सकते थे। सॉरी तो ये 3 कथन तो आपके सही है, लेकिन असत्य पूछा तो असत्य सी हो जाएगा। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामीन इको के रूप में सीमांकित कर दिया गया? राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामीन इको के रूप में सीमांकित कर दिया गया? तो वर्ष बताना है आपको, किस वर्ष किया गया। तो संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया, और वर्ष आपका 1832 में जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामीन इको के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों को भूमि घोषित कर दी गई और उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यही शर्त लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़िया लोग खेती के लिए अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके? संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण। हाँ, ये कारण है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने संथालों को बुलाया था पहाड़ों के लिए, क्योंकि वह उसे काट कर वहाँ पर खेत जोत सके। सर्वाधिक और जमीन उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण। तो आपका ये कथन भी सत्य है। क्लियर? तो दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं। फिर आता है परिसीमन कानून। अभी ये कानून अभी भी आपका चल रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स अपडेटेड हैं तो आपको ये सुनने में आया होगा, परिसीमन कानून। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। कौन सा कथन आपका सत्य है? इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को शरणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया था। इसमें कहा गया है कि शरणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित शरणपत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। देखिए, रैयत शरणवर्ता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वह शरणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धत्ता बताने की शिकायत करते थे। तो इसीलिए वर्ष 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें कहा गया कि शरणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित शरणपत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। तो 1 और 2 राइट है। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी? दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी? तो अगर हम बात करें तो दक्कन विद्रोह, जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थे, उन्होंने बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारण की छानबीन करे और उसकी जांच रिपोर्ट जो है, एक जांच आयोग बैठा है और इसकी रिपोर्ट हमें पार्लियामेंट को पेश करे। तो इन्होंने 1878 में पार्लियामेंट को, 1857 में दंगा हुआ था, उस दंगों से ये डरे हुए थे, इसीलिए इन्होंने प्रेशर बनाया ब्रिटिश सरकार ने बम्बई की सरकार पर प्रेशर बनाया कि आप एक आयोग बैठाइए और इसकी जांच रिपोर्ट 1878 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट को दें। इस रिपोर्ट में दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। इतिहासकारों ने उन दंगों को अध्ययन करते हुए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीदों गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के राजस्व की दरें, कीमतों का ब्याज और आंकड़े इकट्ठे किए, जिला कलेक्टर द्वारा
भेजी गई रिपोर्ट का ये संकलन है। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित जो सिंह भूमि में कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था गोनू ने। ठीक। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों का विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। साहमन ने उत्तर प्रदेश में, बड़ौत ने परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि में एक आदिवासी काश्तकार गोनू, कौन थे? एक आदिवासी थे और ये आपके काश्तकार थे। गोनू ने इस इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। क्लियर? तो आज की क्लास में हम इतना ही क्वेश्चंस रखेंगे, क्योंकि डेली मैं आपको एक एक पेज करा रहा हूँ। एक पेज में आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं। उन 15 क्वेश्चन को डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने थॉट्स, अपने डाउट और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी क्लासेज रेगुलर चल रही हैं, उसको फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पर आपको PDF नोट्स सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।